बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में हमने ख़त्म किया था केमिकल इक्विलिब्रियम को, लेकिन नया चैप्टर शुरू करने से पहले इस केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिन्हें सॉल्व करवाना जरूरी है। पहला न्यूमेरिकल है पेज 232 पे, और इस न्यूमेरिकल के मुताबिक अमोनिया के सिंथेसिस के लिए Kc वैल्यू कैलकुलेट करें। अमोनिया के सिंथेसिस के लिए Kc वैल्यू कैलकुलेट करें। Kp वैल्यू हमें दी गई है। Kp की वैल्यू इतनी है, Kc की वैल्यू हमने मालूम करवानी है, और टेम्परेचर दिया गया है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर को फौरन चेंज किया करें केल्विन में। जब भी आपको टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया जाए उसे केल्विन में चेंज करें। तो 273 मैंने उसके साथ 8 किया, ये केल्विन में टेम्परेचर आया, और R की वैल्यू ये है। अब मैं Kc की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा? इस Kp से फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि मुझे Kp और Kc में रिलेशन का पता है। रिलेशन ये है, Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा N। व्हाट इज दिस डेल्टा N? ये डेल्टा N है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा N मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये डेल्टा N। प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं? 2, माइनस रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं? 4। तो वैल्यू आएगी डेल्टा N की -2। अब रिलेशन Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा N। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं बता सकता हूं कि Kp की वैल्यू Kc से कम होगी। वो कैसे मैं बता सकता हूं? Kp की वैल्यू Kc से कम होगी, या दूसरे अल्फाजों में Kc की वैल्यू Kp से ज्यादा होगी। ये जो Kc की वैल्यू मेरे पास आएगी वो इस वैल्यू से ज्यादा होगी। वजह यह है कि जब प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा हो तो फिर Kp ज्यादा होती है, और जब प्रोडक्ट के मोल्स कम हो तो फिर Kc ज्यादा होती है। जब प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्टेंट के मोल्स से कम हो तो फिर Kc की वैल्यू ज्यादा होगी, और जब प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा हो रिएक्टेंट के मोल से तो फिर Kp की वैल्यू ज्यादा होगी। अब किसके मोल कम है? प्रोडक्ट के मोल कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो Kc वैल्यू हमारे पास आएगी वो इस वैल्यू से ज्यादा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो इसमें वैल्यूज पुट करें। Kp गिवन है 1.44 10 पावर -5। Kc की वैल्यू हमने मालूम करवानी है। R की वैल्यू है 0.082, और टेम्परेचर है 773। डेल्टा N की वैल्यू है -2। इसे जब मैं नीचे लिखूंगा तो ये पावर जो है ये प्लस बन जाएगा, यानी ये U बन जाएगा ऐसे।
0.082 into 773 पावर 2। ये इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके ये मल्टीप्लाई बन जाएगा, यानी ये u बनेगा। इस साइड पे ये डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे आके ये मल्टीप्लाई बन जाएगा। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो Kc की वैल्यू आपके पास आएगी 5.8 into 10 power minus 2। ये आंसर है। देखो इस रिएक्शन की K की वैल्यू 10 पावर माइनस 5 है, जबकि Kc वैल्यू 10 पावर माइनस 2 है, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा हो गई? Kc वैल्यू। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कल हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर HI बनाते हैं और इस रिएक्शन की Kc वैल्यू इतनी है। अगर हाइड्रोजन का इनिशियल कंसंट्रेशन इतना हो और आयोडीन का इनिशियल कंसंट्रेशन भी इतना हो, तो इक्विलिब्रियम पे इनके कंसंट्रेशन कितने होंगे? Concentration at equilibrium। तो ये जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे वहां पे मैंने आपको बताया था कि इसे आप सपोज कर ले कि ये 2x है, तो ये कितना होगा? ये होगा 0.5 माइनस x, और ये कितना होगा? ये भी होगा 0.5 माइनस x। इसकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी जबकि इनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होती जाएगी जबकि प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, तो इसके कंसंट्रेशन में कमी आ रही है। कितनी कमी? x कमी, क्योंकि इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं। तो अगर ये 2x बनेगा तो ये और ये दोनों x मोल कम होंगे। बाकी कितने बचेंगे? तो 0.5 माइनस x और ये भी 0.5 माइनस x। अब हमने इस x की वैल्यू मालूम करवा ली है। ये हमें मालूम हो जाए तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास HI का कंसंट्रेशन आ जाएगा, और 0.5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आयोडीन का और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट divided by molar concentration of reactants। Kc की वैल्यू है 54.3 और HI का कंसंट्रेशन मैंने सपोज किया है कि 2x है, 2x पावर 2। अच्छा, ये जो है इट इज 0.5 माइनस x, और ये कितना है? ये भी 0.5 माइनस x है, तो 54.3 इक्वल टू 2x 0.5 2x पावर 2 और ये 0.5 माइनस x पावर 2। इसके ऊपर भी पावर 2 है, इसके ऊपर भी पावर 2 है, तो
इसके ऊपर भी पावर 2 होना चाहिए। इसको आप एक ऐसे नंबर से लिखे कि उसका पावर हो जाए 2। तो अगर मैं 7 कंसिडर करूं, 7 पावर 2, तो इससे आता है 49। ये तो 49 नहीं है। अगर मैं 8 पावर 2 कंसिडर करूं तो इससे आता है 64। ये 64 से कम है। मतलब ये है कि ये जो इसके लिए मैं जो वैल्यू एज अ स्क्वायर कंसिडर करूंगा वो 7 से ज्यादा होगा, 8 से कम होगा। वो वैल्यू होगी 7.4 पावर 2। 7.4 इंटू 7.4, तो इससे ये वैल्यू आती है 2x 0.5 माइनस x होल पावर 2। इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्या बाकी बचेगा? 7.4 2x 0.5 माइनस x। इसे रीअरेंज करें। 7.4 0.5 माइनस x 2x। ये 7.4 आगे मल्टीप्लाई करें। जब मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ये होगा 3.7 माइनस 7.4x इक्वल टू 2x। ये माइनस 7.4x दूसरे साइड पे लेके जाए तो ये यहां नेगेटिव है, इस साइड पे जाके पॉजिटिव बन जाएगा। ये बन जाएगा 9.4x। x will be equal to, तो 3.7 divided by 9.4। सो जब आप इससे डिवाइड करोगे इससे आएगा 0.39। तो ये मैंने x की वैल्यू मालूम की। अब हाइट HI का मोलर कंसंट्रेशन कितना होगा? HI is equal to 2x means 2 multiply by 0.39। तो इससे आएगा 0.78 मोल्स पर लीटर। हाइड्रोजन का मोलर कंसंट्रेशन और आयोडीन का मोलर कंसंट्रेशन ये आपस में इक्वल है। ये देख रहे हो, ये आपस में इक्वल है। तो ये होगा 0.5 माइनस 0.39। तो इससे आ जाएगा, ये जब आप इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 0.11 मोल्स पर लीटर। ये क्वेश्चन नंबर 5 कि PCl5 डिकम्पोज होके PCl3 और क्लोरीन देता है। अगर 10 लीटर कंटेनर में PCl5 का 1 मोल हो, PCl3 के 0.3 मोल हो और क्लोरीन के 0.08 मोल हो, तो Kc की वैल्यू कितनी होगी? कंटेनर का कहा गया है कि कंटेनर 10 लीटर है। तो ये जो कंसंट्रेशन हमें गिवन है ये मोलर कंसंट्रेशन नहीं है। इन कंसंट्रेशन को आपने मोलर कंसंट्रेशन बनाना होगा।
कैसे बनाओगे? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 इक्वल टू मोल्स, ये जितने मोल हैं, डिवाइडेड बाय जितना ये वॉल्यूम है, तो ये बन जाएगा 0.1 मोल पर लीटर। इसी तरह मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, ये मोल गिवन है, मोलर कंसंट्रेशन नहीं, तो इसे मोलर कंसंट्रेशन में चेंज करोगे। कैसे? मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो इससे आ जाएगा 0.03 मोल्स पर लीटर। और ये क्लोरीन का मोलर कंसंट्रेशन 0.08 डिवाइडेड बाय 10, तो 0.008 मोल्स पर लीटर। अब Kc की वैल्यू इक्वल होगी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। पुट वैल्यूज, तो ये है 0.03, क्लोरीन है 0.008 और PCl5 है 0.1। तो इससे Kc की वैल्यू आएगी 24। ये और ये मल्टीप्लाई होंगे। इस 0.1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, U 10 लिख सकते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसको हम U लिख सकते हैं 2.4 into 10 power -3। This is the answer. Question number 6 जो है, it is just like question number 4. Question number 6 is identical to question number 4, तो वो आप खुद करें। फिर क्वेश्चन नंबर 5, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। पेज 234 पे और पार्ट बी। द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन N2 का, O2 का और NO का मोलर कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के वक्त गिवन है। ये है 0.05 मोल्स पर लीटर, ये भी 0.05 मोल्स पर लीटर, और ये है 5.5 10 पावर -4। और रिएक्शन है ये N2 प्लस O2 रिवर्सिबली टू NO बनाता है। इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू मालूम करवानी है। तो वी नो दैट Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO पावर 2 N2 O2। हमें पहले से मोलर कंसंट्रेशन गिवन है, NO का है 5.5 10 पावर -4 होल पावर 2। ये पावर 2 ये फार्मूले वाला।
इनटू है 0.05 और ये दूसरा भी है 0.05। इसे मल्टीप्लाई करें, इससे जो कुछ आ जाए, इससे आएगा 8.26 into 10 power 3। और बिल्कुल इसी तरह डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जो दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन 5 का दूसरा पार्ट, कि ये जो रिएक्शन है 2SO2 प्लस O2 गिव 2SO3, इसके लिए Kc की वैल्यू मालूम करवानी है। इसका मोलर कंसंट्रेशन गिवन है और इसका गिवन है, साथ में इसका भी है। तो Kc इज इक्वल टू SO3 पावर 2 SO2 पावर 2 और O2। SO3 का मोलर कंसंट्रेशन है 1.1 होल पावर 2, SO2 का है 0.9 होल पावर 2 और O2 का है 0.35। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो इससे वैल्यू आएगी 4.3। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अच्छा, ये नया चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। कंपाउंड्स कई तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ये आयनिक कंपाउंड है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, यानी बॉन्ड के बेसिस पे। फिर हम कहते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कंपाउंड को क्लासिफाई करने के ढेर सारे तरीके हैं। एक क्लासिफिकेशन ये है, कंपाउंड्स हम डिवाइड करते हैं एसिड्स में, बेसिस में और साल्ट्स में। ये एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स हमारी जिंदगी का एक अहम जुज़ है। एसिड्स किसे कहते हैं, बेसिस किसे कहते हैं, साल्ट्स किसे कहते हैं? तो एसिड बेस का कोई एक लाइन डेफिनेशन नहीं है कि हम एक लाइन बोले और उसमें एसिड बेस को डिफाइन करें। कुछ खूबियां हैं, अगर किसी सब्सटेंस में वो खूबियां मौजूद होगी तो वो एसिड कहलाएगा। अगर वो खूबियां होगी तो बेस कहलाएगा। अगर नहीं है तो न वो एसिड है न बेस है। कौन सी खूबियां हैं? तो एसिड वो होगा which has sour taste, जिसका तुरश जायका हो। जो लिटमस पेपर को रेड बना ले। लिटमस पेपर एक खास किस्म का कागज होता है जिसके ऊपर एक सब्सटेंस लगाते हैं जिसे इंडिकेटर कहते हैं। शुरू में वो आपको ब्लू नजर आता है, लेकिन जो ही उसे एसिड में डिप करोगे तो वो रेड हो जाएगा। एसिड वो होगा जिसका सोर टेस्ट हो,
जो लिटमस पेपर को रेड बनाए, जो स्किन को और कपड़ों को डैमेज करे, जो बेस को न्यूट्रलाइज करे, जो मेटल के साथ मिलके हाइड्रोजन गैस दे दे और कार्बोनेट्स के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे दे। जिस भी सब्सटेंस में ये खूबियां होगी, दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस विल बी कॉल्ड एन एसिड। कौन कौन सी खूबियां? उसका तुरश जायका हो, लिटमस पेपर को रेड बनाए, कपड़ों को और स्किन को डैमेज करे, बेस को न्यूट्रलाइज करे, मेटल के साथ मिलके हाइड्रोजन गैस दे दे और कार्बोनेट के साथ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, अब मैं एक सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट कर रहा हूं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, तो समझो कि ये सब्सटेंस एसिड है। व्हाट इज अ बेस? बेस किसे कहते हैं? बेस इसका बिल्कुल उलट है, यानी इस एसिड का दुश्मन बेस कहलाता है। जैसे हम कहते हैं आग और पानी, ये एक दूसरे का उलट है, ये दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। बेस वो होगा जिसका बिटर टेस्ट हो, कड़वा जाएगा, कड़वा, ये सोर टेस्ट और ये कड़वा। क्या फर्क है दोनों? दिस इज तुरश और ये कड़वा, त्रिख। बिटर टेस्ट ये लिटमस पेपर को ब्लू बनाता है, ये स्किन को डैमेज करता है, स्किन, लेकिन कपड़ों को कुछ नहीं कहता। स्किन इससे डैमेज होता है। आप किसी बेस को अपने हथेली के ऊपर रखें, थोड़ी देर बाद आपको यूं महसूस होगा जैसे आपने जलता हुआ अंगारा हाथ में डाला हुआ है। ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। ये भी मेटल के साथ, सारे मेटल्स के साथ नहीं, चंद मेटल्स के साथ मिलके हाइड्रोजन देता है। तो ये बेस की खूबियां हैं। जिस सब्सटेंस में ये वाली खूबियां मौजूद होगी वो बेस कहलाएगा। कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड बेसिस किसी एक कंसेप्ट से एक्सप्लेन नहीं होते, टोटल 6 कंसेप्ट्स हैं। हमारे कोर्स में हैं सिर्फ और सिर्फ 2 कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट जो एसिड बेस के बारे में पेश किया था वो था आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस कंसेप्ट, आर्हेनियस वो पहला शख्स था जिसने 1776 में एसिड बेस का कंसेप्ट दिया। आर्हेनियस के मुताबिक एसिड वो होगा जो पानी में H+ देगा।
जबकि बेस वो सब्सटेंस होगा जो पानी में हाइड्रोक्सल आयन OH नेगेटिव आयन दे। एसिड कौन होगा which gives H plus in aqueous solution। ओ जैसे HCl एक एसिड है क्योंकि ये पानी में H प्लस देता है। HNO3 एक एसिड है क्योंकि ये भी पानी में H प्लस देता है। और बेस क्या होगा? व्हाट विल बी अ बेस? एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी में OH माइनस दे दे। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है क्योंकि ये पानी में OH माइनस देता है। इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है ये भी पानी में OH माइनस देता है। लेकिन अर्गेनियस कंसेप्ट चल ही एसिड बेसिस के ऊपर अप्लाई होता है। ऐसा सब्सटेंस जिसमें एसिड वाली खूबियां हो लेकिन वो पानी में H प्लस न दे तो वो एसिड नहीं होगा, पर खूबियां उसमें एसिड वाली हैं वो एसिड, लेकिन अर्गेनियस उसे एसिड नहीं मान रहा। बिल्कुल इसी तरह ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें बेस वाली खूबियां हो लेकिन वो पानी में OH माइनस नहीं दे रहा तो वो बेस नहीं होगा अकॉर्डिंग टू अर्गेनियस, पर उसमें बेस वाली खूबियां हैं। तो अर्गेनियस कंसेप्ट की लिमिटेड महदूद इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये अर्गेनियस वो पहला शख्स था जिसने हमें बताया कि सब्सटेंसेस एसिड्स और बेसिस भी होते हैं। अच्छा, एक किस्म के सब्सटेंसेस एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। एम्फोटेरिक वो होते हैं जिनमें एसिड्स और बेसिस दोनों वाली खूबियां मौजूद हो, जैसे कि वाटर H2O एम्फोटेरिक।